दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये साइंस का दूसरा मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लास्ट में हमें बताएं कि 80 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर हम तीसरा जो मॉडल सेट होगा उसको हम लोग सेट करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम आते आते पूरा सिलेबस को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अब से आप लोग तैयारी में लग जाइए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझ के बनाना है। देखिए कहता है कि किसी शब्दकोश में यानी कि किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए डिक्शनरी है, उसमें छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है, उसको हमको पढ़ना यानी कि अक्षर को बड़ा करके पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल में लेंगे, यानी कि कौन सा लेंस हम लोग पसंद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो उत्तल लेंस होता है उससे बड़ा करके देखते हैं और अवतल लेंस होता है उससे छोटा दिखलाई पड़ता है। तो देखिए जब छोटे अक्षर को बड़ा करना है तो इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए उत्तल लेंस दो में है, एक है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, एक है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो देखिए हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पसंद करें, क्योंकि देखिए डिक्शनरी है उसमें थोड़ा सा ऊपर करके हमको देखना है, यानी कि हम आंख में लेंस को सटा करके नहीं देखेंगे, हम लोग डिक्शनरी में सटा करके लेंस देखेंगे। और उस लेंस का फोकस दूरी वो होना चाहिए जो कम से कम होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा, यानी कि इसका उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, यानी कि जो मोटर गाड़ी होता है उसका ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है जिससे वह पीछे का दृश्य देखता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। तो कहता है कि व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए ये कंसेप्ट है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है वो भी वेग से अगर दर्पण की ओर आएगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 भी वेग से आएगा, यानी कि इसका जो चाल होगा प्रतिबिंब में वो दोगुना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए समझ लीजिए, इसका कंसेप्ट है उसको याद कर लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए रटना नहीं है। अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका आंसर 8 होगा, अगर 2 सेंटीमीटर रहता तो इसका आंसर होता 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कहता है कि बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष है, यानी कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगा तो आंख में कौन सा दोष है वो उत्पन्न होगा। तो देखिए इसको आप लोग फिगर से समझिए। देखिए मान लीजिए कि हमारा आंख है, ये हमारा आंख है और इसका फोकस दूरी पहले यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक था। अब इसका फोकस दूरी है वो क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि वह निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। यानी कि पहले यहाँ पर वस्तु अगर होता था तो ये आंख है, इसका फोकस दूरी यहाँ था तो ये देख लेता था, लेकिन इसका फोकस दूरी हो गया वो यहाँ हो गया, यानी कि वह निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। तो इसमें कौन सा दोष होगा, इसमें दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करके समझ लीजिए, समझ करके इसको याद कर लीजिए। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा
जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। देखिए दूरदृष्टि है तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज होइएगा तो आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दूर कहेगा तो उत्तल लेंस, निकट कहेगा तो अवतल लेंस। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि विद्युत आवेश की इकाई है। दोस्तों विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम होता है, जिसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। कहता है कि माना जाता है यह नामकरण जिसने किया था वो, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश, यह जो सबसे पहले नामकरण किया वो किसने किया था? तो वह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा योगदान किसमें है? तड़ित चालक बनाने में। देखिए ऊंचे ऊंचे भवन पर क्या होता है? तांबे का एक तड़ित चालक बनाया जाता है, जिससे तड़ित है, यानी कि जो बादल से बिजली बनता है जिसको हम लोग बजड़ बोलते हैं, वो यहाँ पर अवशोषित कर लेता है और बिल्डिंग पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, यानी कि एक पदार्थ है उसको एक कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। कहता है कि इन आवेशों में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी संख्या होगा, तो उसकी संख्या कितना होगा? 6.25 × 10⁻18 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 220 वोल्ट, और इसका पावर कितना है? 100 वाट अंकित है। कहता है कि जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति हो जाएगा कितना? 50 वाट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें फॉर्मूला प्रयोग कर देना है, पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुने करंट, वोल्टेज गुने करंट। तो पहले हम लोग करंट का मान निकालेंगे, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। P/V हो गया। पावर कितना है? तो पावर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाट। पावर कितना है? 100 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना है? 220 है। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना आएगा? 10/20, यानी कि करंट कितना आ गया? करंट आ गया 10/20 एम्पियर, 10/20 एम्पियर आएगा। अब देखिए 110 वोल्ट पर कर रहा है, तो इसमें अब हम लोग इसमें वोल्टेज देखिए कितना दिया हुआ है? तो 110 वोल्ट है, यानी कि V बराबर यहाँ पर देखिए लिखते हैं कितना है? 110 है, और इसमें निकालना है पावर, तब P बराबर क्या होता है? VI होता है। V कितना है? 110 है, और I कितना है? I यहाँ पर देखिए मान निकाल के आए कितना? 10/20, यानी कि 10/20 करेंगे तो देखिए 20 × 5 110, और 5 × 10 कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि पावर का मान कितना आ गया? 50 वाट आ गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? देखिए धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो देखिए तो धातु का ऑक्साइड होता है, यानी जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम को उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड हो गया, लोहे का ऑक्साइड हो गया, सोने का ऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो देखिए इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत जनरेटर, कहता है क्या सिद्धांत आधारित है? यानी कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि लघु पथन होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, और पथन मतलब होता है सर्किट, यानी कि पथ मतलब क्या होता है? सर्किट। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, लघु पथन किसको कहते हैं? शॉर्ट सर्किट को कहते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि प्रतिक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया दिया हुआ है PbO
प्लस सी और अभिक्रिया क्या बन रहा है Pb प्लस CO। तो यह इस जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें C क्या है, एक अवकारक की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जब अल्युमिनियम को हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि, देखिए इसका अर्थ है जो क्या होगा, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए आप लोग pH स्केल समझते होंगे। इस तरह से मान लीजिए एक pH स्केल है, यहाँ पर क्या होता है, pH होता है 7, यानी कि बीच में क्या होता है 7 होता है, और ये कैसा होता है, उदासीन होता है। और जैसे ही 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा अम्लीयता बढ़ता जाएगा, और 7 से जितना अधिक बढ़ता जाएगा उसका क्षारीयता यानी कि भास्मिकता है वो बढ़ता जाएगा। तो देखिए 7 से 13 यानी कि 7 से बहुत ज़्यादा है, तो यह क्या होगा, प्रबल भास्मिक होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा भास्मिक होगा। तो इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। अगर देखिए 2 रहा था उसका pH तो प्रबल अम्ल होता। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों साधारण ताप यानी कि जो साधारण रूम का टेम्परेचर होता है उसको साधारण ताप कहा जाता है, और उस पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है वो कितना होता है, तो P4 होता है, P4। और सल्फर का पूछेगा तो सल्फर का होता है S8। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, सल्फर का पूछेगा तो S8 और फास्फोरस का पूछेगा तो P4 हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, आप लोग बताइए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप लोग चीनी का रासायनिक सूत्र जल्दी से वीडियो के कमेंट कीजिए वीडियो में कि जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को यह पता है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, और दोस्तों साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस चैनल पर पढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पीतल में रहता है। दोस्तों पीतल में क्या रहता है, तब पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसको आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो देखिए पीतल यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं पिताजी। पिताजी अगर कहेंगे तो पी से हो गया पीतल, और पीता ता से क्या होगा, तांबा होगा, जी से होगा जिंक, यानी कि पिताजी बोलेंगे तो पी से पीतल और ताजी से तांबा और जिंक, यानी कि पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। तो इस ट्रिक से इसको आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी आप नहीं भुला पाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, यानी कि धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा, धनात्मक बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, और उसका त्याग करेगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसा, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। यानी कि किसी पदार्थ में चुंबकीय अशुद्धि है उसको हमको दूर करना है। जैसे मान लीजिए कि सोना है, और सोना में कुछ चुंबक का यानी कि कुछ लोहे का मात्रा है वो मिला हुआ है, यानी कि वह चुंबकीय पदार्थ है। तो उसमें अगर उसको हमको दूर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय विधि से हम लोग उसको दूर कर लेंगे, यानी कि चुंबक उसके पास ले जाएंगे तो उसमें से चुंबकीय पदार्थ है वो अलग हो जाएगा, और अनुचुंबकीय पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो अलग हो जाएगा, यानी कि हम लोग चुंबकीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व, यानी कि कार्बनिक यौगिक है उसमें आवश्यक तत्व क्या है, यानी कि उसमें एक तत्व ऐसा है वो इसमें होगा ही होगा, वो क्या होगा, कार्बन होगा। देखिए कार्बनिक यौगिक मतलब इसमें कार्बन निश्चित रूप से होना है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है। दोस्तों अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व जो पीरियोडिक टेबल का जो 18वां वर्ग है, यानी कि जो शून्य वर्ग भी इसको कहा जाता है, जैसे हीलियम, हीलियम, आर्गन, ये सब जो गैस है वो क्या है, अक्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय तत्व है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एल्किन के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्किन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्किन दिया हुआ है, तो एल्किन का क्या होगा, CnH2
2n। अगर एल्केन रहता तो एल्केन का हो जाता 2n + 2, और एल्काइन रहता तो एल्काइन का 2n - 2। देखिए फिर से बताते हैं, एल्किन का 2n हो जाएगा, एल्केन का 2n + 2 और एल्काइन का 2n - 2। और एक बात आपको और बता देते हैं कि देखिए एल्केन जो होता है यानी कि 2n + 2 जो है एल्केन है, यह सैचुरेटेड होता है और ये दोनों अनसैचुरेटेड होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आगे आने वाला है, हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, ये सैचुरेटेड होता है और ये दोनों होता है जो अनसैचुरेटेड होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। दोस्तों अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो अल्कोहल का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल भी मिलाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के सातवां जो आवर्त सारणी का 7वां ए के तत्व है वो कौन है, तो हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। इसमें ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब आते हैं और ये सबको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये सब तत्व इसमें आते हैं और इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल। देखिए 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कहता है कि प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए कहता है कि बाएं से दाएं यानी कि बाएं से हम लोग दाएं जाते हैं तो तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, ये सही बात है। उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही बात है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये गलत बात है। यानी कि यह कथन है वो असत्य है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला पढ़ लीजिए, कहता है कि इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही बात है। अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो ये तीनों कंडीशन है वो फॉलो करेगा, लेकिन सी वाला कंडीशन है वो फॉलो नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है, यानी कि कार्बोज उत्पन्न होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फ्लोपियन नलिका में होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोपियन नलिकाओं में। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि श्वसन की क्रिया होती है। दोस्तों श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 30वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एक को प्रकुंचन कहा जाता है और दूसरा को अनुशिथिलन कहा जाता है। यानी कि ऊपर में जो संख्या रहेगा उसको कहेंगे प्रकुंचन और नीचे रहेगा उसको कहते हैं अनुशिथिलन। यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की ये दोनों इकाई है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रकुंचन और अनुशिथिलन कितना होगा, 120/80 होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 31वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, यानी कि पेड़ पौधे का जो पत्ती है वो मुरझाता है वो किस हार्मोन के कारण संभव होता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण, एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों है वो मुरझाना स्टार्ट होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि फल बेचने वाला के द्वारा कौन सा पादप नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। देखिए फल बेचने वाला क्यों उपयोग करेगा, तो फल को पकाने के लिए, और फल को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का, यानी कि इथालीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H2। अगर ऑप्शन में इथालीन न दे करके यहाँ पर C2H2 दे दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C2H2, और इसी का उपयोग होता है फल पकाने में। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको 10th में पढ़ना ही नहीं है। कहता है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। दोस्तों एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एड्स का प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण? दोस्तों चमगादड़ और पक्षी का जो पंख है यह किसका उदाहरण होगा? तो यह समजात का उदाहरण होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 36वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए पहले प्रश्न से रिलेटेड है। कहता है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना तो समानता होती है किंतु वे कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अंग को कहा जाता है समजात अंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत और सभी सही है। तो देखिए कृत्रिम रूप से क्या होता है? बगीचा बनाया जाता है और खेत खलियान होता है, यानी कि यह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए कहता है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यानी कि हम लोग को वन को यानी कि जंगल को संरक्षण करना यानी कि उसको बचाना है, तो हम लोग किस किस चीज पर नियंत्रित करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग पेड़ की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रित करेंगे, ये भी सही है। अतिचारण यानी कि अतिचारण मतलब होता है जहाँ जानवर अपना भोजन बहुत मतलब कि अतिचारण समझिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चारण हो जाता है, जिससे जो पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण भी वहाँ पर वन का संरक्षण है वो नहीं हो पाता है, तो अतिचारण को भी हमको रोकना है। उसके बाद खनन, खनन क्या होता है कि कोड़ना खनन आप लोग समझते होंगे, खनन उसी को कहा जाता है। तो ये तीनों से हम लोग बचाएंगे तब हम लोग वन का संरक्षण कर पाएंगे, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40वां क्वेश्चन देखें। कहता है कि वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है, यानी कि जो उपघटित होता है उसको जैव निम्नीकरणीय और जो नहीं होता है उसको अजैव निम्नीकरण कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहता है कि आममीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? दोस्तों आममीटर से क्या मापा जाता है? तो आममीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग विद्युत विभव को मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि वह क्या होता है? उसमें मैकेनिकल फोर्स आ जाता है। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी को बदल जाता है, तो क्या होता है? विद्युत मोटर में हम लोग क्या होता है? हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो वह घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जन्म होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट कहेगा तो अवतल और दूर कहेगा तो उत्तल। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पौधे में जनन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों पौधे में जनन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूष में। जननांग कहाँ पाए जाते हैं? पूष में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा फूल में। चलिए उसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? दोस्तों मेंडल बहुत फेमस वैज्ञानिक थे जो किस पर रिसर्च किए थे? मटर पर ही, और मटर पौधे लेकर आनुवंशिकी पर रिसर्च किए थे। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बहुदिशीय होता है, यानी कि सभी दिशाओं में होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में, यानी कि जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी सतह है उसमें पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो फेस है वो बड़ा दिखलाई पड़ता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। और 2 नियम कौन कौन है तो आप लोग जानते होंगे। जल्दी से आप इसका आंसर भी कमेंट कीजिए कि प्रकाश के परावर्तन का, देखिए यहाँ पर अपवर्तन नहीं पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन का, तो दोनों नियम को आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बना, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अभी बताए थे कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है, और इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 54 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और काल्पनिक समतल और उत्तल दोनों में बनता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है कि मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर लगा रहता है। अभी बताए थे, ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 56 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या होता है? ए पर बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो आभासी होता है और बराबर होता है। क्या होता है? आभासी और बराबर। चलिए कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह है। देखिए सर्च लाइट यानी कि इसको आप लोग टॉर्च लाइट से कंपेरिजन कीजिए। देखिए सर्च लाइट इसी तरह का होता है, इसमें एक बल्ब लगा होता है और प्रकाश का इस तरह से निकलता है, यानी कि इसका जो परावर्तक सतह होता है, यानी कि ये जो सतह होता है वो कैसा होता है? तो अवतल होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि देखिए कोई दर्पण है उसके सामने हम चाहे भी कितना दूर पर खड़ा हो जाएंगे उसका प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 64 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
तो क्या कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए कहता है कि प्रतिबिंब आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है, यानी कि यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो उसका आवर्धन कैसा है? तो ऋणात्मक है। देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक होगा और सीधा होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। चलिए उसके बाद देखिए 67 नंबर सवाल। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण है मतलब कि पॉजिटिव होगा और 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि फोकस तो इसका आधा होगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस 16 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन सी में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो दोस्तों परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। चलिए कहता है कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है। दोस्तों संयुग्मी फोकस केवल किस में संभव है? तो अवतल दर्पण में संभव है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सदैव कहाँ पर बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। चलिए कहता है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दोस्तों मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, यानी कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है? देखिए समतल दर्पण कैसा होता है? सीधा होता है और इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। चलिए अगला प्रश्न हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का। चलिए कहता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो इसका जो आवर्धन होता है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? m बराबर होता है 1 के बराबर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं आवर्धन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। कहता है कि गाड़ियों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, अग्रदीप किसको कहा जाता है? हेडलाइट को कहा जाता है। कहता है गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए हेडलाइट कैसा होता है? इस तरह से होता है, इसमें बल्ब लगा होता है और ये दर्पण किस तरह का होता है? तो अवतल होता है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए देखिए सेकेंड लास्ट कहता है कि गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। दोस्तों किसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है? तो उत्तल का। यानी कि उत्तल को हम लोग साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें बहुत दूर तक और विस्तृत क्षेत्र नजर आता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए आपको बता दिए ये क्वेश्चन पहले आज बता चुके हैं कि सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त। तो देखिए आपको बताए थे कि एल्केन, एल्केन यानी कि CnH2n+2 ये क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि देखिए ये एल्केन है और ये क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, यानी कि संतृप्त होगा। और बाकी देखिए ये भी क्या है? ये हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्काइन और ये भी देखिए C6H6 यानी कि इसको बेंजीन कहा जाता है। और देखिए C7H7 ये भी देखिए अलग है, यानी कि सिर्फ एल्केन होगा वो सैचुरेटेड होगा और बाकी अनसैचुरेटेड होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों 80 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आप लोग की बारी है, कमेंट करके बताइए कि आपको 80 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर सही पता था। आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताइए क्योंकि इसी के आधार पर हम जो अगला मॉडल सेट होगा उसको हम लोग सेट करेंगे। और बताइए कि आपको और
किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर अभी तक कल आप लोग हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको आप लोग जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पूरा स्टडी मटेरियल उसमें अवेलेबल है। और अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप लोग CKtarget.com पर जा सकते हैं, यहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जल्दी से आप लोग अपने इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए।